नमस्कार सभी साथियों को। आज की क्लास में पिछली क्लास में हमने मूल अधिकारों से संबंधित चर्चा शुरू की थी और हमने अनुच्छेद 12-13 के साथ साथ समानता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक पढ़ लिया था। आज हम कुछ और मूल अधिकारों के बारे में जानेंगे, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार, पिछली बार हमने समानता का अधिकार पढ़ा था, इस बार हम स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिए गए हैं उन अधिकारों के बारे में भी चर्चा करेंगे। मूल अधिकारों से संबंधित जो क्लासें हैं वो हम 3-4 कुल छोटी छोटी क्लासें करके 3 या 4 भागों में पढ़ेंगे। प्रयास करेंगे कि एक साथ लंबी क्लास ना बने, जिस जो कि आपके लिए बोरिंग हो जाए। छोटे छोटे टुकड़ों में आप उसको आराम से पढ़ पाएं। आज की क्लास शुरू करते हैं। अनुच्छेद 18 तक हमने पिछली बार पढ़ लिया था। अनुच्छेद 18 अगर आपको याद हो तो उपाधियों के अंत की बात करता है। अनुच्छेद 19 की बात करते हैं। अनुच्छेद 19 हमारे सामने आता है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 19 से 22 तक के जो अधिकार हैं उनको स्वतंत्रता का अधिकार कहा जाता है। स्वतंत्रता का अधिकार, किस प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें भारतीय संविधान प्रदान करता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 19 के अंदर भी अगर आप बात करते हो, अनुच्छेद 19 के अंदर कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात की गई है। कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हमें अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में सबसे पहले आपको मिलती है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक यानी स्पीच, बोलने की, और अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेस करने की, किसी भी बात को कहने की और एक्सप्रेस करने की, अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान प्रदान करता है अनुच्छेद 19.1 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। उसमें पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बाद दूसरी आती है शांतिपूर्वक सभा व सम्मेलन करने की स्वतंत्रता या अधिकार। आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन आयोजित करने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है भारतीय संविधान के अंतर्गत। हाँ, ये जो आयोजन होगा, ये जो सम्मेलन होगा, वो शांतिपूर्वक होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार से दंगा फसाद या वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय संविधान उस सम्मेलन को या भारतीय कानून व्यवस्था जो है उस सम्मेलन को भंग भी कर सकती है। शांतिपूर्वक सम्मेलन होना चाहिए। हथियारों का किसी भी तरह से प्रयोग नहीं होना चाहिए उस सम्मेलन में। हड़ताल का आयोजन आप नहीं कर सकते, हड़ताल का आयोजन नहीं किया सकता। हाँ, विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है। विरोध दर्शाने के लिए आप किसी भी प्रकार का आयोजन कर सकते हो, किसी भी प्रकार का सम्मेलन आयोजित कर सकते हो, लेकिन आप हड़ताल नहीं कर सकते, यानी काम नहीं बंद कर सकते। विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, शांतिपूर्वक सम्मेलन किया जा सकता है, हथियारों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार या स्वतंत्रता दूसरे में। तीसरे नंबर पर आती है शांतिपूर्वक सम्मेलन के बाद संगठन बनाने की या सहकारी समितियां बनाने की स्वतंत्रता। आपको संगठन बनाने की, संघ बनाने का अधिकार भी भारतीय संविधान प्रदान करता है। आप देखते हो, अगर आप किसी भी क्षेत्र में हो, आप शिक्षा के क्षेत्र में हो, तो आप देखोगे शिक्षकों के या फिर छात्रों के अलग अलग संगठन बने हुए हैं। छात्र अलग अलग प्रकार के संगठन बनाते हैं, चाहे स्कूल लेवल पर हो, चाहे कॉलेज लेवल पर हो, अलग अलग संगठन बनते हैं। अलग अलग संगठनों का अलग अलग संविधान होता है। उस संविधान के अंतर्गत वो संगठन कार्य करते हैं और अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए वो संगठन कार्यरत रहते हैं। इस तरह से भारतीय संविधान आपको संगठन बनाने की, संघ बनाने की, साथ ही साथ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, सहकारी समितियां होती है, उनको बनाने का अधिकार भी प्रदान किया जाता है। सहकारी समितियां, अगर आप गांव में रहे हो तो आपने वहां पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज देखी होगी। सहकारी समितियों का मतलब क्या होता है, अगर आपने कभी थोड़ा बहुत ही पढ़ा है तो इसमें इनका मुख्य ध्येय होता है एक सब के लिए और सब एक के लिए। यानी कुछ लोग आपस में मिलकर एक समिति बनाते हैं और वो लोग आपस में मिलकर आपसी जो भी काम है, जो भी समस्याएं हैं, उनका निवारण आपसी स्तर पर ही ढूंढने का प्रयास करते हैं। चाहे वो आर्थिक रूप से हो सकता है, सामाजिक रूप से हो सकता है, किसी भी प्रकार से सहकारी समिति बनाने का अधिकार भी आपको प्रदान किया जाता है। उसके बाद आता है संपूर्ण भारत में घूमने फिरने की स्वतंत्रता, अबाध रूप से या निर्बाध रूप से विचरण की स्वतंत्रता। पूरे भारत में आप कहीं पर भी घूम फिर सकते हो। उसके बाद आता है संपूर्ण भारत में कहीं भी निवास करने का अधिकार। आप अगर चाहो तो कहीं पर भी निवास कर सकते हो। संपूर्ण भारत में निवास की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की जाती है। और उसके बाद व्यापार, वृद्धि एवं आजीविका की स्वतंत्रता भी आपको प्रदान की जाती है। आप जो व्यवसाय करना चाहो व्यवसाय कर सकते हो, उस व्यवसाय से संबंधित विज्ञापन करना चाहो विज्ञापन कर सकते हो। ये सारी स्वतंत्रताएं भी आपको प्रदान की जाती है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। अनुच्छेद 19 में कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं। ना सिर्फ स्वतंत्रताएं याद करनी है बल्कि उनका क्रम भी याद करना है, क्योंकि पेपर में एक बार आरपीएससी द्वारा क्रम भी पूछा गया है कि अनुच्छेद 19 में जो स्वतंत्रताएं दी गई है उनका सही क्रम क्या है। कुल 6 स्वतंत्रताएं दे दी गई और आपको क्रम उसमें सही ढूंढना था। सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, बोलने लगे तो संगठन बनाने की
सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता, बोलने लगे तो सम्मेलन में जाने की, या जो सम्मेलन शांतिपूर्वक सम्मेलन आयोजित करते हैं, सभा आयोजित करते हैं, वैसी सभा आयोजित करने की स्वतंत्रता। जब सभा आयोजित होती है तो संगठन बनने की स्वतंत्रता, संगठन बना तो घूमने की स्वतंत्रता, घूमने गए तो वहां पर रुकने की स्वतंत्रता यानी निवास करने की स्वतंत्रता, वहां पर रुके और व्यवसाय का मन किया तो व्यवसाय करने की स्वतंत्रता, व्यवसाय का विज्ञापन करने की स्वतंत्रता, यह आपको अनुच्छेद 19 प्रदान करता है। अब अनुच्छेद 19 में एक बात यह भी लिखी गई है कि ये जो सारी स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की जाती है ये 100% नहीं है। 100% का मतलब क्या है कि ये सभी स्वतंत्रताएं हमेशा बरकरार नहीं रहेगी। भारतीय संविधान कुछ ऐसी परिस्थितियों का वर्णन करता है जिन परिस्थितियों के अंदर इन स्वतंत्रताओं पर निर्बंध भी लगाया जा सकता है, इन स्वतंत्रताओं पर कंट्रोल भी लगाया जा सकता है। यानी आपकी स्वतंत्रताओं की वजह से किसी अन्य व्यक्ति के मूल अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। मान लीजिए पहली स्वतंत्रता है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको बोलने की स्वतंत्रता है, आपको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी व्यक्ति का अपमान करेंगे, है ना। अगर आप अपने विचार प्रकट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप किसी अन्य व्यक्ति का अपमान नहीं कर सकते। कुछ ऐसी बात नहीं कर सकते जो भड़काऊ भाषण के रूप में ट्रीट की जाए। कुछ ऐसी बात नहीं बोल सकते, कुछ ऐसे एक्सप्रेशन नहीं दे सकते जो कि समाज में अशांति उत्पन्न करे। तो ऐसी व्यवस्थाएं की गई है कि अगर आपके बोलने से भारत की एकता को खतरा है, भारत की सामाजिक शांति को खतरा है, या किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। दूसरा है शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार। अगर आप सम्मेलन शांतिपूर्वक कर रहे हो तब तक तो ठीक है, लेकिन उस सम्मेलन से अगर किसी भी प्रकार का नुकसान हो रहा है, किसी भी प्रकार की हानि हो रही है समाज को, मान लीजिए अगर आप किसी सड़क पर आके सम्मेलन कर रहे हो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, उसकी वजह से अगर ट्रैफिक भी रुक रहा है, ट्रैफिक भी वहां का बाध्य हो रहा है और जिसकी वजह से अन्य लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो भी आपके सम्मेलन करने की स्वतंत्रता के अधिकार को छीना जा सकता है। बिना हथियार के सम्मेलन करना होगा, यानी अशांति नहीं फैला सकते आप, दंगे नहीं कर सकते, फसाद नहीं कर सकते, ये सारी बातें। घूमने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप कहीं पर भी घूमने जाओ और वहां पर अपने हिसाब से रहने लग जाओ। जैसे कुछ जनजातीय क्षेत्र हैं जो स्पेसिफाई किए गए हैं, उन जनजातीय क्षेत्रों में जाकर अगर आप जाना भी चाहते हो, अगर आपको वहां पर जाने की स्वतंत्रता दी गई है, तो आपको वहां के नियम और उन नियमों की पालना करना अनिवार्य होगा। अगर वहां के नियमों की पालना नहीं करते हो, उन नियमों के कायदे में नहीं रहते हो, तो आपकी वो स्वतंत्रता भी छीनी जा सकती है। किसी ऐसे क्षेत्र में आप नहीं जा सकते जहां पर राष्ट्रीय अशांति है, राष्ट्रीय शांति की स्थिति उस समय नहीं है। मान लीजिए कोई ऐसा क्षेत्र है जो नस्लवाद से पीड़ित है, ठीक है, जहां पर नक्सली हैं, या कोई ऐसा क्षेत्र है जहां पर आतंकी हमला हुआ हो और राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर वहां पर जाने पर रोक लगी है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में ये बात लेकर नहीं जा सकते कि मुझे तो उस जगह पर जाना है, उस क्षेत्र में जाना है और वहां की सरकार मुझे जाने नहीं दे रही। वहां पर आप पर रोक लगाई जा सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी भी 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं आपको प्रदान की गई है भारतीय संविधान में, वो स्वतंत्रताएं हमेशा नहीं बनी रह सकती। उन स्वतंत्रताओं को भारतीय कानून व्यवस्था द्वारा रोका भी जा सकता है, आपसे छीना भी जा सकता है। जब तक आपको मूल अधिकार जो प्रदान किए जाते हैं, आपके मूल अधिकार तभी तक मूल अधिकार हैं आपके लिए जब तक वो किसी अन्य के मूल अधिकारों का हनन नहीं करते। ये बात आपको सीखनी है। और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आएगा तो आप आराम से उसको कर सकते हो। क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा कि किन आधारों पर वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है, तो वो अधिकार आपको रटने की जरूरत नहीं है। आप ऑप्शन में देखोगे, आप अपने आप समझ जाओगे कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इन आधारों पर छीनी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 की बात की हमने, अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, उसकी बात की। उसके बाद आती है अनुच्छेद 20। आर्टिकल 20 क्या कहता है? आर्टिकल 20 में लिखा है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण। यदि किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसका दोष सिद्ध हो जाता है या दोष सिद्ध होना है, उस स्थिति में भी भारतीय संविधान उसको कुछ स्वतंत्रताएं, उसको कुछ संरक्षण प्रदान करता है। 3 प्रकार की व्यवस्थाएं की गई है इसमें। दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण, दोष सिद्ध करने के लिए या दोष सिद्ध होने के दौरान की जो प्रक्रिया है उसमें आप इन तीनों बिंदुओं का पालन करेंगे। ये व्यवस्था किसके लिए की गई है? अनुच्छेद 20 किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए है। अनुच्छेद 19 किसके लिए था? राज्य सरकार के लिए। क्योंकि आपको स्वतंत्रताएं कौन प्रदान करेगा? मैं या कोई अन्य व्यक्ति प्रदान नहीं कर सकता, स्वतंत्रताएं आपको प्रदान करेगी राज्य सरकार। तो अनुच्छेद 19 और 20 किसके लिए हैं? राज्य सरकारों के लिए है। इसमें क्या व्यवस्था है? पहली व्यवस्था है कार्योत्तर विधि से संरक्षण। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, कार्योत्तर विधि से संरक्षण का मतलब है आपने अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है तो उसको उस अपराध की सजा
उसी समय के हिसाब से, उसी समय के जो आपराधिक नियम हैं उन नियमों के हिसाब से मिलेगी, ना कि कोई किसी पुरानी प्रचलित व्यवस्था के हिसाब से। का तात्पर्य यह है कि अगर कोई व्यक्ति आज की दिनांक को, मान लीजिए 1 दिसंबर 2025 को कोई व्यक्ति अपराध करता है और उसका अपराध सिद्ध होता है 1 साल बाद 1 दिसंबर 2026 को, उसको उस अपराध की सजा 1 दिसंबर 2025 को जो नियम था, उस अपराध की जो सजा निर्धारित थी, उसी के हिसाब से मिलेगी। सजा देने में अगर आप लेट हो जाते हो तो वो आपकी गलती है, अपराधी की गलती नहीं है। अपराधी ने जिस तारीख को अपराध किया था उसको उस अपराध की सजा उसी तारीख के हिसाब से मिलेगी, ना तो पहले की पुरानी किसी विधि के हिसाब से, ना ही आगे अगर आपने कोई विधि चेंज की है तो उसके हिसाब से। कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी जिस दिनांक को, जिस तिथि को अपराध किया गया है, उस तिथि को जो विधि थी उस अपराध के लिए, उसी विधि के हिसाब से सजा मिलनी चाहिए। दूसरी बात है दोहरे दंड से वर्जना। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए दो सजा नहीं दे सकते, एक अपराध के लिए दो बार सजा नहीं दी जा सकती। इसको समझने के लिए एक उदाहरण देखिए। मान लो किसी व्यक्ति ने एक मर्डर कर दिया, हत्या कर दी, और उस मर्डर के जो प्रारंभिक जांच हुई, तो पुलिस द्वारा जो जांच की गई उसमें उस व्यक्ति को आरोपी माना गया। उस व्यक्ति को पकड़ा गया और उस व्यक्ति को पकड़कर 10 साल की सजा दे दी गई। मान लीजिए उस 10 साल की सजा में वो जेल में बैठा है, 10 साल की सजा काट रहा है वो, मान लीजिए 10 साल की सजा पूरी भी हो गई। उसके बाद किसी भी कारणवश वो मुद्दा वापस बाहर निकल कर आता है और राज्य सरकार चाहती है कि उसकी दोबारा जांच की जाए। पुलिस ने जो जांच की थी वो अच्छे से जांच नहीं, तो वो एक स्पेशल टीम बुलाती है, मान लो सीबीआई बुलाती है, और सीबीआई को कहती है कि आप इस मर्डर केस की जांच कीजिए। अब सीबीआई भी उस केस की जांच करती है और सीबीआई उस केस की जांच करने के बाद कहती है कि नहीं नहीं, जो पुलिस ने जांच की थी वो बिल्कुल सही थी, यही व्यक्ति दोषी है। तो अब राज्य सरकार, क्योंकि मामला जांच दोबारा खुली है तो मामला दोबारा कोर्ट में चला गया। अब कोर्ट ये नहीं कह सकती कि चलो भाई साहब ठीक है इसको 10 साल की सजा दे दो। क्यों? क्योंकि वो अपने अपराध के लिए एक बार सजा काट चुका है। आप एक व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा देंगे, एक से अधिक बार सजा नहीं दे सकते। तो एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जा सकती, ये ध्यान रखोगे। आत्म अभिसमन से मनाही, ये बहुत ही जरूरी बात है। अक्सर आप देखते हो कि अगर किसी भी व्यक्ति पर पुलिस को शक होता है किसी अपराध के लिए, तो पुलिस उस व्यक्ति को उठाती है और उस व्यक्ति को हिरासत में लेती है। हिरासत में लेने के बाद पुलिस क्या प्रयास करती है कि उसी व्यक्ति से उसका जुर्म स्वीकार करवाया जाए। लेकिन भारतीय संविधान यह कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खिलाफ गवाही नहीं दे सकता, उसको अपने खिलाफ गवाही देने से मना किया गया है। सोचिए कितनी बड़ी व्यवस्था की गई है। अगर ये बात नहीं लिखी होती भारतीय संविधान में तो पुलिस के लिए किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करना, या किसी भी अन्य संस्था के लिए किसी भी व्यक्ति को आरोपी सिद्ध करना कोई मुश्किल काम नहीं था। अगर आपको किसी अन्य व्यक्ति को बचाना है तो आप किसी भी दूसरे व्यक्ति को, जो मान लेते हैं कि उसने कोई अपराध नहीं किया होगा, उस व्यक्ति को आप उठाकर लेके आए, जेल में रखा और उसके साथ टॉर्चर वगैरह करके उसको अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर कर लिया। उससे लिखवा लिया कि हाँ भाई साहब ये जो चोरी की थी वो मैंने ही की थी। कोर्ट में भी जाकर वो डर जाता है पुलिस से इतना कि उसने जाकर कोर्ट में बयान दे दिया कि मैंने ही चोरी की थी, और वो व्यक्ति निर्दोष होते हुए भी सजा प्राप्त करता है। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न ना हो इसके लिए भारतीय संविधान में व्यवस्था कर दी गई है कि आत्म अभिसमन नहीं होगा, कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा। आत्म अभिसमन से मनाही, अनुच्छेद 20 में। तो अनुच्छेद 20 में 3 व्यवस्थाएं की गई है। पहला है कार्योत्तर विधि से संरक्षण, यानी जिस समय जो अपराध किया गया है उस समय के हिसाब से जो सजा बनती है वही मिलेगी। दूसरा है दोहरे दंड से वर्जना, किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए 2 सजाएं नहीं मिलेगी। तीसरी है आत्म अभिसमन से मनाही, कोई भी व्यक्ति अपने ही खिलाफ गवाही नहीं देगा। उसके बाद आता है अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 बहुत ज्यादा चर्चाओं का विषय रहा है, बहुत ज्यादा प्रसिद्ध रहा है, बहुत ज्यादा विवादित भी रहा है। क्यों रहा है? देखो इसमें कौन सा अधिकार है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या आप इसको कह सकते हो जीवन जीने का अधिकार। भारतीय संविधान कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार प्राप्त है। अब जीवन जीने के अधिकार जो है, ये इसमें यह भी बात लिखी गई है कि इसमें जो बातें लिख दी गई वो अपने आप में संपूर्ण नहीं है। इस अधिकार की आगे से आगे व्याख्या होती जाएगी और अनुच्छेद 21 की हर समय पर अलग अलग व्याख्या की जाएगी और अनुच्छेद 21 उसी प्रकार से आगे विस्तारित होता जाएगा। यानी अनुच्छेद 21 में नई नई बातें हर बार जुड़ती जाएगी और बहुत सी बातें ऐसी जुड़ी भी है।
क्योंकि जीवन जीने से संबंधित बहुत सी ऐसी चीजें हो सकती है जो 1950 में जरूरी नहीं थी लेकिन 2025 में जरूरी है। तो वो बातें 1950 में संविधान के अंदर नहीं लिखी जा सकती थी, लेकिन अगर आज आपको लगता है कि उसके बिना जीवन नहीं जिया जा सकता है, जैसे आप बात करते हो इंटरनेट का अधिकार, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार 1950 में कोई अधिकार आवश्यकता नहीं थी कि वो ऐसा मूल अधिकार होना चाहिए, लेकिन 2025 में प्रत्येक व्यक्ति को इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है ना। तो कुछ ऐसी बातें थी जो इसमें मूल रूप से नहीं जोड़ी गई, लेकिन अनुच्छेद 21 में व्यवस्था कर दी गई कि जीवन जीने के अधिकार में तो वो सभी बातें जो व्यक्ति के जीवन को आसान बनाती है, गरिमापूर्ण बनाती है, व्यक्ति के जीवन को सरल बनाती है, वो सभी बातें जीवन जीने के अधिकार में शामिल की जाएगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहा है। ये ध्यान रखोगे, कंफ्यूजिंग है। देखो, संविधान का मैग्ना कार्टा हम किसे कहते हैं? भाग 3 को कहते हैं जिसमें मूल अधिकार है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में खड़े होकर जब अनुच्छेद 21 की बात चल रही थी तो अनुच्छेद 21 के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि अनुच्छेद 21 संविधान का मैग्ना कार्टा है। संविधान का मैग्ना कार्टा क्यों है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा अधिकार प्रदान करेगा, ये सबसे ज्यादा ऐसी व्यवस्थाएं प्रदान करेगा जो व्यक्ति के जीवन के लिए अनिवार्य है। तो संविधान का मैग्ना कार्टा डॉक्टर अंबेडकर किसको कहते हैं? अनुच्छेद 21 को कहते हैं। जीवन जीने का अधिकार है इसमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। लिखा क्या है इसमें? किसी भी व्यक्ति को राज्य किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही जीवन जीने के अधिकार से वंचित कर सकता है और अन्य किसी प्रक्रिया से नहीं। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर जीवन जीने के अधिकार से वंचित करना है तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, कानून जो है जिसके द्वारा कानून ने जो प्रक्रिया बना दी है उसके तहत ही अगर आप किसी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित करना चाहो तो कर सकते हो, अन्यथा आप नहीं कर सकते। यानी ड्यू लॉ के बिना, ड्यू कानूनों के बिना, पूरे नियमों के बिना, पूरे कानूनों के बिना आप किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। वो अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, चाहे वो व्यक्ति किसी अपराध का दोषी भी ना हो। ठीक है, जीवन जीने का अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है, उसको सिर्फ और सिर्फ छीना जा सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के माध्यम से ही। अब इसमें कौन कौन से अधिकार शामिल है? तो बहुत सारे अधिकार हैं, कुछ अधिकारों की हमने यहाँ पे चर्चा की है, और भी अन्य बहुत से अधिकार हैं जो इसमें शामिल है। स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त करने का अधिकार है। इसी के तहत राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का गठन किया गया है। विदेश जाने का अधिकार, अगर आप विदेश जाना चाहो तो राज्य सरकार आपको रोक नहीं सकती विदेश जाने से। विदेश जाने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था 1978 में मेनका गांधी वाद के अंतर्गत। निजता का अधिकार, ये यूपीएससी में एक बार पूछा गया था। प्राइवेसी, निजता का अधिकार किस अधिकार के अंतर्गत आता है, किस मूल अधिकार की श्रेणी में आता है? तो प्राइवेसी का, आपकी निजता का हनन भी नहीं किया जा सकता किसी के द्वारा। निजता का अधिकार किसके अंतर्गत है आपको? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत। सूचना का अधिकार, यहीं से आरटीआई निकल कर आता है, राइट टू इंफॉर्मेशन। सूचना का अधिकार भी आपको प्राप्त है, अगर आप किसी भी बारे में कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हो तो आप प्राप्त कर सकते हो। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अधिकार, कोई व्यक्ति यदि अपने जीवन से संतुष्ट हो चुका है या चाहता है कि वो जीवित ना रहे, ठीक है, वो आगे जिंदा नहीं रहना चाहता, तो वो राष्ट्रपति को इच्छा मृत्यु की एप्लीकेशन लिख सकता है, उसको इच्छा मृत्यु प्राप्त करने का अधिकार है। ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत है। गहरी नींद लेने का अधिकार भी है भाई साहब। उसके अलावा अन्य कई प्रकार के अधिकार है। अपनी पसंद से शादी करने का अधिकार, सार्वजनिक स्थान पर फांसी ना दी जाए, सार्वजनिक स्थान पर हथकड़ी ना लगाई जाए, निःशुल्क चिकित्सा सहायता, विधिक सहायता, भोजन एवं आवास का अधिकार, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से संरक्षण का अधिकार। और उसके बाद अनुच्छेद 21A जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। 86वां संविधान संशोधन हुआ, उससे अनुच्छेद 21A जोड़ा गया। 21A में क्या जोड़ा गया है? शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया है। अगर आपको ध्यान में हो तो 2002 में संविधान संशोधन किया गया 86वां, उसमें शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया कि राज्य का दायित्व है कि 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाए राज्य। ठीक है, इसी के अंतर्गत आरटीई आता है, राइट टू एजुकेशन, और इसी के अंतर्गत सरकारी संस्थाओं में पहली कक्षा से लेकर 8वीं क्लास तक किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं ली जाती है, किसी भी प्रकार की संस्थाओं, राजकीय संस्थाओं में और निजी संस्थाओं में भी आरटीई के तहत निःशुल्क एडमिशन का प्रावधान किया गया है। ये अनुच्छेद 19 है और ये अनुच्छेद 21। उसके बाद अनुच्छेद 22।
अनुच्छेद 22 क्या है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 क्या करता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण करता है। गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है। गिरफ्तारी दो प्रकार की होती है, एक तो होता है सामान्य हिरासत, दूसरा होता है निवारक हिरासत। इन दोनों में क्या क्या फर्क है? देखो, सामान्य हिरासत तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया है और उसके खिलाफ वारंट जारी करती है पुलिस संदेह होने पर, और वारंट जारी करके उस व्यक्ति को गिरफ्तार करवाया जा सकता है, गिरफ्तार किया जा सकता है पुलिस द्वारा। जब सामान्य अपराध की श्रेणी में किसी व्यक्ति को हिरासत में लिया जाता है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, तो उसको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे मजिस्ट्रेट के सामने पेश। इन 24 घंटों में यात्रा का समय नहीं जुड़ेगा, यात्रा का टाइम काउंट नहीं होगा। उसके अलावा उसको गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। गिरफ्तारी का कारण बताना होगा। जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है उसको क्यों गिरफ्तार किया गया है वो कारण बताना होगा। उसके साथ ही उसको वकील करने का अधिकार है। और एक जो हमने आर्टिकल 21 में पढ़ा, सार्वजनिक स्थानों पर हथकड़ी ना लगाई जाए, तो वो अधिकार भी उसको है कि सार्वजनिक स्थानों पर उसको हथकड़ी नहीं लगाई जाएगी। वकील का अधिकार दिया जाता है, गिरफ्तारी का कारण बताना होता है, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। ये तो प्रावधान किए गए हैं सामान्य हिरासत के अंतर्गत। लेकिन एक होता है निवारक हिरासत। निवारक हिरासत क्या है? जब किसी व्यक्ति पर शक होता है, उसने कोई अपराध नहीं किया है लेकिन वो अपराध कर सकता है, जब पुलिस को यह शक है या प्रशासन को यह शक है कि कोई भी व्यक्ति, कोई एक ऐसा व्यक्ति है जो कुछ विशेष परिस्थितियों में ऐसा अपराध कर सकता है, तो उसको पहले से ही गिरफ्तार कर लिया जाए। यानी अपराध की संभावना पर जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उससे बोलते हैं निवारक हिरासत। उसने अपराध नहीं किया है लेकिन वो भविष्य में कोई अपराध ना करे, उसको रोकने के लिए उसको गिरफ्तार किया गया है, वो है निवारक हिरासत। ये निवारक हिरासत क्या है? निवारक हिरासत के अंतर्गत क्या व्यवस्थाएं हैं? निवारक हिरासत के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के सामने पेश करने का नियम नहीं है कि भाई 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, कोई अनिवार्यता नहीं है। उसके अलावा उसको गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी नहीं है। गिरफ्तारी का कारण बताना आवश्यक नहीं है, अगर चाहो तो बता सकते हो। यानी गिरफ्तार करने वाली एजेंसी पर डिपेंड करता है कि अगर वो कारण बताना चाहे तो बता दे, और अगर नहीं बताना चाहे तो ना बताए। वकील का अधिकार प्राप्त नहीं होता। वकील का अधिकार प्राप्त नहीं है निवारक निरोध में। ये दो बातें। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संबंधित कुछ प्रावधान दिए गए हैं और निवारक हिरासत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। सामान्य हिरासत क्या होती है? जब कोई व्यक्ति सामान्य अपराध करता है, उस परिस्थिति में उसके साथ कैसा डील किया जाए, उसको हिरासत में लेते समय ये बातें लिखी गई है। और जब कोई व्यक्ति अपराध नहीं किया है उसने, लेकिन वो अपराध कर सकता है आने वाले समय में, तो निवारक हिरासत का प्रावधान है। ये सारी बातें उस समय लागू होगी। ये हो गया अनुच्छेद 22 के अंतर्गत, ध्यान रहेगी बातें। भारतीय संविधान विश्व का एकमात्र ऐसा संविधान है जिसमें निवारक हिरासत के बारे में संविधान के अंदर अधिकारों में ही चर्चा की गई है, मूल अधिकारों में ही लिख दिया गया है कि निवारक हिरासत के अंतर्गत क्या क्या होता है। एक बात और है, निवारक हिरासत के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। 3 महीने में निवारक हिरासत, अधिकतम किसी व्यक्ति को 3 महीने निवारक हिरासत में रखा जा सकता है। अगर उसको 3 महीने से बढ़ाना है तो एक कमेटी बिठानी पड़ती है, उस कमेटी का निर्णय होगा। वो अगर कमेटी निर्णय देती है कि ठीक है, इसको कारण सही है, इसको हिरासत में रखने का 3 महीने से अधिक रखा जाए, तो उसको 3 महीने से अधिक भी रखा जा सकता है। इस कमेटी में कौन शामिल होंगे? हाई कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के वर्तमान या सेवानिवृत्त जज होंगे जो एक कमेटी की अध्यक्षता करेंगे। वो कमेटी कारणों की व्याख्या देखेगी कि जो भी कारण बताए गए हैं उसकी निवारक हिरासत के वो सही है या नहीं है। अगर कारण सही होते हैं तो उसको गिरफ्तार रखा जाता है, निवारक हिरासत में लंबे समय तक रखा जा सकता है, 3 महीने से अधिक भी। अनुच्छेद 19, 20, 21 और 22 है स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 दो छोटे छोटे से अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 शोषण को रोकते हैं, सामाजिक परिस्थितियों में किसी भी प्रकार के शोषण को रोकते हैं। प्रमुख रूप से ये महिलाओं और बच्चों के लिए अधिकार है। अनुच्छेद 23 और 24 जो है महिलाओं और बच्चों के लिए अधिकारों के बारे में है। अनुच्छेद 23 चर्चा करता है मानव के दुर्व्यापार के बारे में।
मानव का दुर्व्यापार वह बलात् श्रम, बलात् श्रम मतलब बलपूर्वक इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य करवाया जा रहा है, किसी के साथ बलपूर्वक जोर जबरदस्ती से किसी से कोई काम करवाया जाए तो वो होता है बलात् श्रम। मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार कैसे किस प्रकार हो सकता है? महिलाओं का दुर्व्यापार हो सकता है, बच्चों का दुर्व्यापार हो सकता है, बच्चों को किडनैप किया जाता है, ट्रैफिकिंग बोलते हैं, चाइल्ड ट्रैफिकिंग बोलते हैं जिसको, बच्चों को किडनैप किया जाता है, अलग अलग स्थानों पर ले जाकर बेच दिया जाता है, वहां पर उनसे भीख मंगवाई जाती है, ये बच्चों का दुर्व्यापार है। महिलाओं को वेश्यावृत्ति में डाल देना, ये भी महिलाओं का दुर्व्यापार है। तो महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार ना हो, उनको बलात् श्रम ना करवाया जाए, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनसे कार्य ना करवाया जाए, जिसको हम बेगार भी कहते हैं, है ना। तो बेगार प्रथा का अंत होता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। उसके साथ साथ हाड़ी प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये सारे निषेध हैं अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा, बंधुआ मजदूरी, ये सारे एक तरह से बेगार मजदूरी के ही अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग प्रकार हैं। यदि सरकार, इसमें एक जो विशेष बिंदु है वो ये है, यदि सरकार सार्वजनिक उद्देश्य से कोई सेवा अधिरोपित करती है तो उसे बलात् श्रम नहीं माना जाएगा। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग के आधार पर विभेद नहीं करेगी। अगर सरकार चाहे तो किसी काम को करवाने के लिए, कोई सार्वजनिक उद्देश्य का कोई काम है उसको करवाने के लिए कोई ऐसी व्यवस्था बना सकती है जिसमें सभी व्यक्तियों को काम करने के लिए आना पड़ेगा। उस श्रेणी को बलात् श्रम नहीं माना जाएगा, बलपूर्वक श्रम नहीं माना जाएगा, जबरदस्ती का कार्य नहीं माना जाएगा। लेकिन राज्यों के लिए प्रावधान किया गया है कि जब राज्य इस प्रकार की कोई सेवा अध्यारोपित करेंगे तो राज्य धर्म, मूल वंश, जाति या वर्ग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेंगे। यानी राज्य सरकार चाहे तो बलात् श्रम करवा सकती है, उसको बलात् श्रम नहीं मानोगे आप, सार्वजनिक उद्देश्य का काम मानोगे, देश हित का, राज्य हित का काम मानकर उस कार्य में लगना पड़ेगा। अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। कारखानों में बालकों को आप नहीं लगा सकते। बालक किसको माना जाएगा? 14 वर्ष से कम के बच्चों को, 14 वर्ष से कम के बच्चों को, 14 वर्ष से कम के बच्चों को आप किसी भी प्रकार के कारखानों में नहीं लगा सकते। पहला तो ये था कि पहले ये व्यवस्था थी इसके अंदर कि किसी ऐसे जोखिमपूर्ण कार्य में नहीं लगाया जा सकता जहां पर उनकी जान को खतरा हो, लेकिन आगे इसमें संशोधन करके ये बात जोड़ दी गई कि किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि अगर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को इस प्रकार के कार्यों में लगाया जाता है तो उसका जो शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और शिक्षा प्राप्त करके गरिमापूर्ण जीवन जीने का जो अधिकार है, यानी अनुच्छेद 21 की बात आ जाएगी, अनुच्छेद 21 का हनन होगा। तो राज्य ये व्यवस्था देखेंगे कि 14 वर्ष से कम उम्र का कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार के कार्यखंड में काम ना करे, यानी बाल श्रम पूरी तरह से निषेध रहे। ये बात अनुच्छेद 24 में कही गई है, ध्यान रखोगे। इसी को लेकर आगे अलग अलग प्रकार के नियम बनाए गए हैं जिसमें बाल श्रम को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है, बाल श्रम को पूरी तरह से निषेध कर दिया गया है। ध्यान में रहेगी ये बात। आज हमने चर्चा की अनुच्छेद 19, 20, 21, 22, 23 और 24 के बारे में। स्वतंत्रता का अधिकार देखा और स्वतंत्रता के अधिकार के साथ साथ हमने चर्चा किस बारे में की है? आज हमने चर्चा करी है शोषण के विरुद्ध अधिकार में, जिसमें महिलाओं के दुर्व्यापार से संबंधित, महिलाओं से अनैतिक कार्य ना करवाए जाए, वेश्यावृत्ति का कार्य हो गया, चाहे उनका दुर्व्यापार है, बच्चों का दुर्व्यापार है, ऐसे कोई भी कार्य ना करवाए जाए, महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार पर प्रतिषेध लगे, उनसे बेगार कार्य ना करा जाए, बलपूर्वक कोई जबरदस्ती कोई काम ना करवाया जाए, हाली प्रथा, सागड़ी प्रथा, बेगार प्रथा, ये सारी प्रथाएं निषेध रहे, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार के राज्य नियोजन के कार्य में या फिर किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कोई कारखाने हैं उन कारखानों में कोई बच्चा काम ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि इससे उनके जीवन जीने का अधिकार जो है उसका हनन होता है। ये बातें हो गई। अब हमारे पास बचता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अल्पसंख्यकों की शिक्षा और संस्कृति का अधिकार और उसके साथ अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगली क्लास में। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।